अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब केमिस्ट्री का जो पीरियड है आपका वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जनाब ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपके लिए जो है वो डिलीवर की जा रही है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के लिए। अच्छा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तीन कंपोनेंट्स हैं वो समझने पड़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। मॉडर्न मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपको समझना पड़ेगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने जो कानून दिया था, जो लॉ बताया था, जो उसने वेव की जो इक्वेशन बताई थी, वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से बताई थी, ठीक है। अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा आपको, ठीक है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसे कहते हैं और क्या है, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया है कुछ पॉइंट्स मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के। वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आपको जो है वो देखनी पड़ेगी सबसे पहले कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहले देखें स्टूडेंट, यहाँ पर है इन 1900 मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट था, उसने 1900 में एक लॉ दिया था, ये मैक्स प्लांक है। मैक्स प्लांक ने क्या कानून दिया था, प्रपोज्ड क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड एनर्जी इन अ फोटोन वेव, ठीक है। वो कहता है, उसने क्वांटम नेचर, जो फोटोन है, फोटोन किस तरह से मूव करता है, वो कहता है क्वांटम नेचर यानी वेव की शक्ल में मूव करता है, वेव नेचर में मूव करता है। उसने बताया था कि फोटोन जो है वो वेव्स के नेचर में मूव करता है, वेव नेचर में मूव करता है, ठीक है। तो क्वांटम का मतलब है कि फोटोन की एक एनर्जी, ठीक है, यानी रेडिएशंस एंड एनर्जी इन अ फोटोन वेव। नेचर ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस का मतलब समझ लो, रेडिएशंस क्या है, रेडिएशंस लाइट को कह रहा है, लाइट, ठीक है, रोशनी, ठीक, उसको रेडिएशंस कह रहे हैं हम, ठीक है। और उसके अंदर जाहिर है वो जो रेडिएशंस है उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, उन रेडिएशंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव नेचर में मूव करते हैं, ठीक है। तो वेव नेचर में जब पार्टिकल मूव करते हैं तो हर चीज जो मूव कर रही है वो क्या है, उसके अंदर एनर्जी है। तो रेडिएशंस या एनर्जी किसमें होगा, फोटोन वेव नेचर में होगा, ठीक है। ये बात समझाने की कोशिश की है उसने। अकॉर्डिंग टू द मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम का मतलब, यानी कि क्वांटम का मतलब है कि जो आपके पास लाइट है, जो फोटॉन्स है, फोटॉन्स के पैकेट लाइट, जिसको हम फोटॉन कह रहे हैं, एक फोटॉन यानी एक क्वांटम। ईच क्वांटम का मतलब है कि उसकी एक एनर्जी, जो फोटॉन है, एक फोटॉन है, उसकी एनर्जी की बात कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी यानी न्यू, ठीक है। यानी एक फोटॉन यानी क्वांटम की जो एनर्जी है, वो जो क्वांटम की एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी। अब जाहिर है फ्रीक्वेंसी क्यों रखा है इसमें, ये जहन में रखें स्टूडेंट, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि फोटॉन्स क्यों फोटॉन्स किस नेचर में है, वेव नेचर में। जब भी कोई चीज वेव नेचर में मूव करती है, जब भी कोई चीज वेव नेचर में मूव करती है, ये देखें वेव नेचर में मूव कर रही है, वेव नेचर, वेव की शक्ल में, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वेव की शक्ल में मूव करता है, वेव नेचर में मूव करता है, ठीक है, तो उसमें बहुत तीन कंपोनेंट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा फ्रीक्वेंसी क्या, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आप नहीं समझ सकते, ठीक है। आपने फिजिक्स अभी स्टार्ट की है, और जो आप फिजिक्स, जो 9th के स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी का लफ्ज आया ही नहीं है ना। फर्स्ट चैप्टर में फ्रीक्वेंसी आया है, काइनेमेटिक्स में भी फ्रीक्वेंसी का लफ्ज नहीं है। वेलोसिटी जरूर पढ़ा होगा, स्पीड जरूर पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन जरूर पढ़ा होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के। यहाँ न्यू का मतलब क्या है, यहाँ न्यू से मुराद है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ न्यू का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कब कैसे प्रोड्यूस होती है, जब
जब कोई ऑब्जेक्ट, याद रखें फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई पार्टिकल्स वेव की शक्ल में मूव करें, वेव में मूव करें, ठीक है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी प्रोड्यूस होती है, उसमें उसकी वेलोसिटी भी प्रोड्यूस होती है, उसमें उसकी वेवलेंथ भी प्रोड्यूस होती है। क्या बताया? ये बात जहन में रख लो कि मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, ठीक है, ताकि फ्रीक्वेंसी समझ में आ जाए कि जब भी पढ़ोगे कि प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या, जहन में किसी भी स्टूडेंट के सवाल आ सकता है, वो स्टूडेंट याद कर रहा है कि क्वांटम, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम की एक थ्योरी दी थी, वो कहता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम नंबर डायरेक्टली, या एनर्जी ऑफ फोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। अब आपके जहन में फौरन सवाल आएगा फ्रीक्वेंसी क्या, एक वर्ड यूज हुआ है फ्रीक्वेंसी, न्यू। अब ये जो वर्ड यूज हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो आपने पढ़ा नहीं, मैट्रिक की फिजिक्स में आप फ्रीक्वेंसी पढ़ोगे, ठीक है, मैट्रिक की फिजिक्स में आप फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखो, कोई भी पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करता है, कोई भी पार्टिकल्स जब वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। अब पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस क्या है, ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है, दो वाइब्रेशंस है इसमें। वाइब्रेशंस का मतलब है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये वेव्स बन रही हैं, ठीक है, ये वेव्स की शक्ल है। तो ये जो है अप एंड डाउन क्या है, इसकी वाइब्रेशन है, ये इसकी वाइब्रेशन है, अप एंड डाउन। एक है अप, इसको अप कहते हैं, और इसको कहते हैं डाउन, ठीक है। तो वेव्स जब भी बनती हैं तो एक वाइब्रेशंस होती है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये वाइब्रेशंस हैं। अच्छा, एक सेकेंड में अप एंड डाउन की जितनी भी वाइब्रेशंस होगी, अप एंड डाउन की जितनी भी वाइब्रेशन होगी 1 सेकेंड में, ठीक है, वाइब्रेशन इन अ सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन लिख देता हूं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी भी वाइब्रेशन होगी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी वेव्स के अंदर, वेव्स में नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितनी भी होगी, ये एक कंप्लीट हो गई, ये देखें एक कैसे कंप्लीट होगी, 1 वाइब्रेशन कैसे कंप्लीट होगी, यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है, ये यहां आया और फिर यहां पे कंप्लीट, एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई, फिर यहां से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हो रहा है और फिर यहां पे कंप्लीट, ठीक है। तो एक वाइब्रेशन कहां से कंप्लीट हो रही, ये कंप्लीट हो रही है, एक वाइब्रेशन यहां कंप्लीट, ये कंप्लीट, ठीक है। फिर यहां से स्टार्ट हुआ और एक वाइब्रेशन यहां पे, ये स्टार्ट हुआ, ये 1 हो गई और ये 2 हो गई, सेकेंड वाइब्रेशन हो गई कंप्लीट, 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, तो ये कंप्लीट हो गई। एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, ठीक है, एक सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, या नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितनी भी बने एक सेकंड में, मसलन एक साइकिल है ये ना, एक सेकंड के अंदर 2 वाइब्रेशंस हो रही, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 2 होगी, 1 कह दीजिए, 2 कह दीजिए, अच्छा 1 भी बन सकती है, 2 भी बन सकती है, 3 भी बन सकती है, 50 भी बन सकती है, 10 भी बन सकती है, जितनी भी बने, क्योंकि पार्टिकल्स हैं ये। तो पार्टिकल्स अगर मूव करते हैं अप एंड डाउन, ये वाइब्रेशंस है, ये जो अप एंड डाउन है इसको हम वाइब्रेशंस कहते हैं, ये वाइब्रेशंस है, ठीक है, इसको वाइब्रेशंस कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेव में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल्स वेव में मूव करेगा, वेव्स की शक्ल में, कोई भी पार्टिकल वेव की शक्ल में मूव करेगा, तो उसमें वाइब्रेशन कैसे होगी, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे मूव करेगा, तो ये वाइब्रेशंस हैं। और नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, ये बात जहन में रखो, क्योंकि ये हमें नहीं मालूम था, किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है। ये जो वर्ड यूज किया है फ्रीक्वेंसी का, न्यू का लफ्ज यूज हुआ है, न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले कि फ्रीक्वेंसी ये होती है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बनी, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एच लगा देंगे। अब ये जो एच लगाया इसने,
where h is the Planck's constant proportionality. प्लैंक्स कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, यहां से h, एंड h की वैल्यू क्या होती है? h की वैल्यू होती है 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज होती है h की। तो ये बात समझ लीजिए कि मैक्स ने फोटोन की एनर्जी बताई थी। मैक्स ने फोटोन की एनर्जी बताई थी। फोटोन कैसे मूव करता है? वो कहता है फोटॉन्स जो है वो वेव्स में मूव करता है। फोटॉन्स कैसे मूव करता है? वेव नेचर में मूव करता है फोटॉन। फोटॉन कैसे मूव करता है? वेव नेचर में मूव करता है। और फोटॉन की जो एनर्जी होती है, क्वांटम का जो लफ्ज यूज किया है, एक फोटॉन की जो एनर्जी है क्वांटा कहलाती है। क्वांटम जो है वो आपका प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो फोटॉन की जो एक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि ये वेव में मूव कर रहा है। तो जब ये वेव में मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि वेव की वाइब्रेशंस होती हैं। अब वेव यानी फ्रीक्वेंसी का लफ्ज यूज किया। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वेव में मूव करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वेव में मूव करता है तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी वेव में वो क्या कहलाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। एक सेकंड में जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक, तो इक्वेशन याद रखें। पहली इक्वेशन आ गई मैक्स प्लैंक की। डी ब्रॉगली ने इसको इस्तेमाल किया था। ठीक है, डी ब्रॉगली ने इसकी इक्वेशन को यूज किया था। ठीक है, अभी हम डी ब्रॉगली जब पढ़ेंगे सारा कुछ असल में बताने का मकसद ही ये है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में हमें क्या समझना है? असल में वेव यानी वेव की वेवलेंथ समझनी है। ठीक है, पार्टिकल्स जब वेव्स की शक्ल में या पार्टिकल्स की शक्ल में मूव करते हैं तो वो उसकी वेवलेंथ क्या होती है? डी ब्रॉगली ने ये बताया था। तो सबसे पहले तो उसने इस इक्वेशन को इस्तेमाल किया था। अभी जब इस्तेमाल करूंगा मैं तो फिर बताऊंगा आपको कि यहीं पर मैं आपको बता दूंगा कि इसी में क्या होता है। अच्छा, अब जब इसका कानून, ये इक्वेशन बता दी मैक्स प्लैंक ने, और इसकी जो h की वैल्यू है वो भी बता दिया। h का मतलब क्या है? यहाँ पे मैक्स प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 जूल सेकेंड उसने कैलकुलेट किया गया है। अच्छा, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा। ये आप मैट्रिक में जब जाएंगे तो मैट्रिक में पहला चैप्टर वेव्स है, उसमें आप फ्रीक्वेंसी भी पढ़ेंगे, उसकी वेवलेंथ भी पढ़ेंगे। तो मोटी सी एक बात बता दी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसमें वेव में जो वाइब्रेशंस होती है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जो अप एंड डाउन वाइब्रेशंस है इसको हम वाइब्रेशंस कहेंगे। वेव तो यूं जा रही है, वेव्स की पोजीशन क्या है? प्रोपगेशन क्या है? प्रोपगेशन ऐसे है, ये वेव प्रोपगेशन। ठीक है, वेव प्रोपगेशन, वेव की प्रोपगेशन तो यूं है, स्ट्रेट है, लेकिन इसकी वाइब्रेशन कैसे? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, परपेंडिकुलर होती है, अप एंड डाउन होती है। तो हम इसको कहते हैं कि ये जो जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक सेकंड में बन जाए इसको हम क्या कहेंगे? इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे एटॉमिक थ्योरी की तरफ। दूसरी एटॉमिक थ्योरी थी, ये तो मैक्स प्लैंक की थी। दूसरी एटॉमिक थ्योरी जो हमारे पास आ रही है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की आ रही है। ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये जो क्वांटम थ्योरी दी थी, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी जो दी थी, दिस क्वांटम थ्योरी एक्सेप्टेड बाय द एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905। 1905 में मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी इसको एक्सेप्ट किया। किसने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, जब इसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसने अब अपनी एक थ्योरी दी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। when an object move with speed of light, see, स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं?
सी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, ठीक है। इट्स मास इज कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट एनर्जी। अब यहां पे आइंस्टाइन क्या इक्वेशन दे रहा है अपनी, उस बात को गौर से समझिए, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से मुराद यहां पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट से मुराद यहां पार्टिकल्स हैं, ठीक है। किसी भी पार्टिकल्स को अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा दिया जाए, किसी भी पार्टिकल्स को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा दिया जाए, तो वो टोटल उसका मास जो है वो टोटल कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ठीक है। मसलन ये एक पार्टिकल्स है, मैं कहूं कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल को मैं अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा दूं, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, ये याद रखें, ये लाइट की स्पीड है। यानी कि मतलब क्या हुआ, 3 एक्सपोनेंशियल 8 का मतलब है कि अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे क्या हो जाता है, 7 पे करोड़ हो जाता है, 30 करोड़, 30 करोड़ उसकी स्पीड है, 30 करोड़, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है 300, यानी कि बहुत ज्यादा तेज स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट की। 3 एक्सपोनेंशियल 8 का मतलब है बहुत ज्यादा तेज स्पीड अप, ठीक है, इतनी स्पीड। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा दें, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा दीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो इतनी तेज हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी, जितनी लाइट की स्पीड है उतनी तेज कर दी जाए, तो क्या होगा, एनर्जी mc स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के, डबल कर दी जाए, स्पीड ऑफ लाइट का भी स्क्वायर कर दी जाए, तो ये कहता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अच्छा, मैं ये बात जहन में रखें, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसको स्पीड ऑफ लाइट में मूव करा देते हैं, तो बस आप ये याद रखें कि उसका मास टोटल कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ये सेकेंड ईयर में इसका पूरा टॉपिक है, मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए कि हमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ना है, ठीक है, ये समझाने के लिए, क्योंकि इसकी इक्वेशन डी ब्रॉगली ने यूज की थी, इसकी इक्वेशन भी यूज की थी डी ब्रॉगली ने, और इसकी इक्वेशन भी डी ब्रॉगली ने यूज की थी, ठीक है। इसीलिए समझाने का मकसद ये है कि अगर मैं डायरेक्ट समझा देता डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, तो आप कहते ये कहां से आया सर, और फिर कहते ये कहां से आया सर। इसलिए आपने पहले मैक्स प्लैंक को समझा, जब मैक्स प्लैंक समझ लिया तो अब आपने क्या समझा, अब आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन को भी समझ लिया कि वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम स्पीड ऑफ लाइट से मूव करा दें, तो उसकी स्पीड, उसकी जो मास है वो टोटल स्पीड ऑफ लाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा दें, तो उसका मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उसने इक्वेशन क्या दी, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन थी, क्लियर। तो ये आ गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया मास, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, मास यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरा पॉइंट, अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। नंबर 3 पॉइंट है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ड्युअलिटी का मतलब है दो तरीके पर, दो तरीके से, ठीक है, यानी पार्टिकल की जो नेचर है, पार्टिकल की जो नेचर है या तो वेव में होगी या फिर पार्टिकल्स यानी ऑर्बिट में होगी, ऑर्बिट में घूमता हुआ दिखेगा आपको, या तो वो वेव नेचर में घूमता हुआ दिखेगा, या तो वो वेव नेचर में चलेगा, या फिर वो किस में घूमेगा, या फिर वो अपने ऑर्बिट में घूमता हुआ दिखेगा। दो बातें, ठीक है, पार्टिकल्स की। रेडिएशन एंड मैटर में एग्जिबिट पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज नॉन एज वेव पार्टिकल, ठीक है। रेडिएशंस, रेडिएशंस का मतलब लाइट, रेडिएशंस लाइट एनर्जी, ठीक है। मैटर, रेडिएशन या मैटर में भी एग्जिट करता है या तो पार्टिकल्स में एज वेल एज वेव लाइक कैरेक्टर्स। अब दो बातें हो गई इधर, एक हो गया पार्टिकल और एक हो गया वेव, ठीक है।
एक में बता दिया उसने, या तो पार्टिकल में दिखेगा वो आपको, पार्टिकल नेचर में दिखेगा, एनर्जी की फॉर्म में दिखेगा, या फिर वेव की शक्ल में दिखेगा, वेव में अप एंड डाउन वेव की शक्ल में, वेव नेचर में दिखेगा। तो इसको हम कहते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है, इसी कानून को आगे जाके किसने बयान किया? डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली भी यही कहता है कि ऑल मैटर्स, तमाम मैटर्स जो हैं, जितने भी मैटर्स हैं, वो क्या करते हैं, उसका आपका वो क्या है कि रेडिएशंस या तो वेव में होगा या फिर पार्टिकल्स नेचर में होगा, या तो वेव नेचर में होगा या पार्टिकल नेचर में होगा। ठीक है, ये आपका 3 पॉइंट्स हो गए, ये 3 पॉइंट्स हो गए। दिस इज नॉन एज वेव पार्टिकल्स, तो ये वेव पार्टिकल्स कहलाता है। अब मैं यहाँ पे, अब टॉपिक है आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, अब आपका ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से पहले ये दोनों पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये था कि डी ब्रॉगली ने ये दोनों इक्वेशन यूज की है इसमें। ठीक है, इस्तेमाल की है, ये इसका यूज आएगा इसमें। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या था? ऑल मैटर हैज particles as well as wave nature at the submicroscopic लेवल। सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पार्टिकल्स की बात हो रही है। ठीक है, मैटर का जो पार्टिकल्स है उसकी बात हो रही है, या तो वो पार्टिकल में है या फिर वो वेव नेचर में है। ठीक है, दो बातें हो गई। डी ब्रॉगली कंसीडर द, किसको कंसीडर किया था डी ब्रॉगली ने? अब आप देखें, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि डी ब्रॉगली ने किसको कंसीडर किया था। डी ब्रॉगली ने कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया? दो इक्वेशन को, दी आइंस्टाइन एंड प्लांक इक्वेशंस। ठीक है, डी ब्रॉगली क्या कहता है? किसी भी पार्टिकल्स को आप देखेंगे सब माइक्रोस्कोप से। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल से। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है पार्टिकल्स की बात हो रही। जब भी आप देखेंगे तो या तो वो पार्टिकल्स नेचर में होगा या फिर वेव नेचर में होगा। अब पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है? पार्टिकल नेचर का मतलब ये है कि यानी वो अपने ऑर्बिट में राउंड कर रहा होगा। ठीक है, या फिर वेव नेचर में होगा। ठीक है, तो एज वेल एज वेव नेचर, यानी कभी पार्टिकल जो है वो पार्टिकल नेचर में मिलेगा आपको और वेव नेचर में भी मिल सकता है। दो बातें उसने बताई, इसीलिए इसको ड्यूलिटी कहते हैं, पार्टिकल ड्यूलिटी, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी कहलाता है ये। ठीक है, ये बात। अब दोनों इक्वेशन को, अच्छा ये इसका मकसद क्या था? इसका मकसद सिर्फ एक था। इसने जो है ना, जब इसने देखा कि पार्टिकल्स में तो ऑर्बिट बन रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये तो पार्टिकल्स में मूव करेगा, तो ये होगा पार्टिकल नेचर में। ठीक है, लाइट के पैकेट्स जो होते हैं उसमें दिखेंगे आपको। लेकिन इसने कहा कि वेव नेचर में भी है। जब वेव नेचर में है तो इसने फिर कैलकुलेट किया उसकी वेव लेंथ। ठीक है, अब जाहिर रेडिएशंस की या लाइट की जो वेव लेंथ होती है वो क्या होती है? जैसे मैंने अभी आपको बताया ये वेव नेचर है, तो वेव नेचर में फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये बता दिया मैंने आपको। लेकिन जब भी हम देखेंगे कि इसकी वेवलेंथ क्या है, इसने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का मतलब है ये वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहा है, रेडिएशंस की वेवलेंथ। अगर पार्टिकल वेव नेचर में है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, ये बता रहा है।
तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना है यहाँ पे, असल मकसद क्या है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। और इसके लिए उसने एक प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक की इक्वेशन ली, मैक्स प्लांक की इक्वेशन ली जो उसने ड्राइव किया था, और एक आइंस्टाइन की इक्वेशन ली जो उसने ड्राइव किया था आइंस्टाइन ने। अब दोनों इक्वेशन को लिखेंगे पहले और इसको ड्राइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के मुताबिक क्या होता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। दोनों इक्वेशन को यूज किया, देखें ये वाली इक्वेशन लिखी है और ये वाली इक्वेशन लिखी है, दोनों इक्वेशन को मैंने यूज किया है। यहाँ पर डी ब्रॉगली ने दोनों इक्वेशन को यूज किया, ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ठीक है। अब दोनों एनर्जी को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, कंबाइनिंग या कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आके थोड़ा सा घबराहट होगी आपको, आप कहेंगे ये कैसे ड्राइव हो गई, वेवलेंथ कैसे ड्राइव हो गई, ठीक है। अब जहन में रखिए कि न्यू, और न्यू क्या है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। यहाँ मैंने बताया न्यू का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, अब देखो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी यानी एफ। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ये बात जहन में रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो वेव नेचर में है, देखो ये वेव नेचर में, ये ऑब्जेक्ट वेव नेचर में मूव कर रहा है, ठीक है, ये वेव नेचर में। जब कोई पार्टिकल वेव नेचर में मूव करता है तो उसके अंदर क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी, उसमें क्या होगी, उसमें वेलोसिटी होगी, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ वाइब्रेशन, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन हो रहा है, तो एक सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ये अभी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब इसकी वेवलेंथ क्या होगी, जब भी कोई पार्टिकल वेव नेचर में मूव करता है तो इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ये वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहा है। डी ब्रॉगली क्या कैलकुलेट कर रहा है, याद रखो डी ब्रॉगली जो है वो वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहा है, पार्टिकल्स की वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहा है। और वेवलेंथ को हम ग्रीक वर्ड लैम्डा से शो करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, लैम्डा, इसको लैम्डा पढ़ा जाता है, ये जहन में रखना, ठीक है। अब इसकी वेवलेंथ क्या है, देखो एक साइकिल जहां कंप्लीट होती है वेव की, जहां पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी वेव की, वो उसकी वेवलेंथ होती है। तो ये इसकी क्या हुई, ये इसकी वेवलेंथ हुई, ये इसकी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ को कैलकुलेट कर रहा है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम वेवलेंथ। अब एक साइकिल यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही और फिर ये यहाँ पे कंप्लीट हो रही, ठीक है। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि इसका जो ऊपर वाला ये पूरा एक सर्कल यहाँ से, और ये पूरा एक सर्कल, आधा सर्कल ये और आधा सर्कल ये कंप्लीट हो जाए तो इसको हम कहते हैं वेवलेंथ, यानी ये वेवलेंथ कहलाती है। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये वेवलेंथ। एक साइकिल जहां पे कंप्लीट हो जाएगी, वेव की एक साइकिल जहां पे कंप्लीट हो जाएगी, ये एक साइकिल यहां कंप्लीट हो गई तो ये इसकी वेवलेंथ है, डिस्टेंस है। एक साइकिल जहां कंप्लीट होगी ये इसका डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेव, इस फॉर्म में, यानी इस टर्मिनोलॉजी में जब कोई चीज वेव में हो तो वेवलेंथ कहा जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को हम कैलकुलेट करते हैं और बताते ये हैं कि आप देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के, ठीक है। अच्छा, ये रेडिएशंस की बात हो रही है, पार्टिकल्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ स्पीड ऑफ लाइट लगाएंगे सी वी की जगह, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी होता है न्यू, तो न्यू लगा देंगे फ्रीक्वेंसी की जगह। फ्रीक्वेंसी का मतलब एफ नहीं लिखेंगे बल्कि न्यू लिखेंगे। अब आप देखें यहाँ पे
न्यू सी अपॉन लैम्डा हो गया, इसकी जगह पुट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने साइड में इसलिए लिखा है ताकि आप समझ जाए इसको कि ये आपका क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है आपकी। अब आप देखें मैं यहां पर न्यू किसके बराबर हुआ, सी अपॉन लैम्डा के, तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आ गया आपका इक्वेशन। यहां पे भी सी है और यहां पे सी स्क्वायर है, इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया एच अपॉन वेवलेंथ एम सी। ठीक है, ये बात जहन में रखें। अच्छा, h को मैं यहां डिवाइड कर दूंगा तो यहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू एम सी अपॉन h, ये वाला h यहां डिवाइड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखा है, मुझे तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, रेडिएशंस की वेवलेंथ चाहिए, पार्टिकल की वेव चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल रिमूव करूंगा तो इसका भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रेसिप्रोकल में चला जाएगा। इक्वेशंस में याद रखें, जब एक साइड लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल, राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा वेवलेंथ और ये हो जाएगा h अपॉन एम सी। अब यहाँ m का मतलब क्या है, m का मतलब क्या है, अभी m का मतलब समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे m का यहाँ क्या मतलब है, m का मतलब है मास, और c का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। m का क्या मतलब है, मास, c का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ लाइट, h का क्या मतलब है, प्लांक कांस्टेंट, h का क्या मतलब है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, अब आप देखें एम सी किसके बराबर होता है, वेयर एम सी इज इक्वल टू मोमेंटम के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is called momentum। ठीक है, mc का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, और मोमेंटम को किससे शो करते हैं, p से शो करते हैं। चैप्टर डायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, 9th की फिजिक्स में चैप्टर डायनेमिक्स का जो चैप्टर है उसमें आपने मोमेंटम पढ़ा होगा। मोमेंटम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है। लिहाजा mc की जगह हम क्या लगा देंगे, क्या लिखेंगे, मोमेंटम। mc की जगह यहाँ पे मोमेंटम पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, ये आपकी इक्वेशंस आ गई डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये आपकी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की इक्वेशन आ गई स्टूडेंट। अच्छा, अब थोड़ा सा स्टूडेंट इस बात को समझ लीजिए कि ये थोड़ा नीचे है। अच्छा, ये जो इसने ये चीज बताई थी कि ये वेव नेचर में भी है और पार्टिकल नेचर में भी है। अब मैं बना के दिखाता हूं आपको वेव नेचर में कैसे और पार्टिकल नेचर में कैसे। ये पार्टिकल नेचर में है, ये एक दायरा बना रहा हूं। ठीक है, ये पार्टिकल नेचर में है, राउंड शेप में, ये पार्टिकल नेचर में। अब ये वेव नेचर में कैसे होगा पार्टिकल, वेव नेचर में ऐसे होगा, ये वेव नेचर में आ गया, ये वेव नेचर में आ गया। ठीक है, या तो ये वेव नेचर में होगा या पार्टिकल नेचर में होगा। ठीक है, अच्छा इसका जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, थोड़ा सा अगर हम पार्टिकल्स को मजीद इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छा करना चाहें तो कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, पार्टिकल नेचर को और अच्छा करना चाहें तो हम बिल्कुल
अच्छे से कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, ये देखें, ये आपका यहाँ से चला पार्टिकल, ये आ गया और ये आ गया, ये पार्टिकल नेचर में आपका, ठीक है, ये पार्टिकल नेचर में है। और ये जो है रेड में जो दिखाया है मैंने, ये वेव नेचर में है। तो अगर ये वेव नेचर में है तो वेव नेचर का हाइपोथेसिस बताया उसने, किस हाइपोथेसिस से बताया है, मैक्स प्लैंक्स, और किसकी इक्वेशन ली है इसने जो ली है वो आइंस्टाइन इक्वेशन और मैक्स प्लैंक की इक्वेशन यूज की है। यूज करके उसने अपना एक वेव नेचर की वेव लेंथ कैलकुलेट की है, जो कि h/p होता है। p का मतलब क्या है, मोमेंटम है। p से मुराद क्या है, यहाँ पे p से मुराद है मोमेंटम। और h का मतलब क्या है, h का मतलब है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, आज का ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इसकी वीडियो आपको डिलीवर कर दूंगा मैं, इसको गौर से समझ लीजिए क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसीलिए हमें इसको समझने में भी टाइम लगेगा, देर लगेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, वक्त मांगेंगे आप इसको समझने के लिए। तो इस चीज को अच्छी तरह याद रखें और बार बार वीडियो देख लीजिए मेरी, ताकि ये समझ में आ जाए। अब इसका काम आएगा, आप इसका काम कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।